बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट, जिसे हम थीसिस भी कहते हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं। मैं जस्ट शॉर्ट सा ओवरव्यू देना है, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप साइनॉप्सिस किस तरह से लिख सकते हैं। साइनॉप्सिस कहते हैं कि आपने कोई भी रिसर्च करनी है तो उसका समरी उसकी हमने लिखनी होती है। उससे पहले कि हमने बेसिकली पूरे के पूरे थीसिस के अंदर पूरी रिसर्च रिपोर्ट हमारी किस चीज़ पर मुश्तमिल होगी। तो उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर हमें बता दें किस तरह से थीसिस हम करते हैं, थीसिस कैसे हम लिख सकते हैं, अपना रिसर्च रिपोर्ट किस तरह हम लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट खुद से आप लिख सकते हैं। होता क्या है कि आमतौर पर लोग किसी से ये काम करवाते हैं, बेहतर है कि आप खुद करें, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो कल को जब आप इसका वाइवा देंगे तो उसमें भी आपको बड़ी ही आसानी होगी, बड़ा ही आपको बेनिफिट होगा। उसकी रीज़न क्या होगी कि आपने सारा काम खुद किया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी से करवा लें तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी आप करवा सकते हैं। कुछ उसको आप कंपनसेट कर दें तो वो आपको एक अच्छा काम करके दे सकता है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आपको सारा काम पढ़ना पड़ेगा, दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली है क्या, ताकि आप कल को वाइवा दे सकें। लेकिन मेरा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो इस चीज़ पर बेस करता है कि थीसिस लिखते कैसे हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं, कैसे हम लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले बात करते हैं आज की इस वीडियो की कि थीसिस बेसिकली होता क्या है। थीसिस बेसिकली आपने जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, या आप मज़ीद उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स अपने लिहाज से, अपने एंगल से, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ के बारे में, उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं लोगों के सामने, तो आपने उसको प्रेजेंट करने के बाद एक रिपोर्ट की शेप में अपने सुपरवाइज़र को या अपने आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है कि देखें भाई इसके ऊपर मैंने ये रिसर्च की है, अगर आप चाहें तो आप मज़ीद इसके ऊपर इस तरह से आप मज़ीद काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली ना 5 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसमें आप बताते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन इसमें होता है। सबसे पहले आप बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जिस टॉपिक को आपने चूज़ किया है उसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद देन फिर आप बात करेंगे कि उसके इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले आप उसकी हिस्ट्री बयान करेंगे, फिर आप उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी बयान करेंगे, फिर उसमें बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं जो कि उसका इंट्रोडक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड वन जो टॉपिक है, दैट सेकंड जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि जो आप टॉपिक जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं इस पे पहले भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वो ऑथर्स, वो रिसर्चर्स जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया गया है कि लिटरेचर रिव्यू आप किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया, लिटरेचर रिव्यू भी आप लिखेंगे सेकंड चैप्टर में। उसमें आप डिफरेंट पार्ट्स में आप अपने टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं और हर टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि फ़लाँ टॉपिक के बारे में रिसर्चर्स ने क्या कहा, फ़लाँ के बारे में क्या कहा। थर्ड वन जो चैप्टर है वो बेस करता है रिसर्च मैथडोलॉजी। आपने रिसर्च के लिए कौन सा मेथड चूज़ किया है, किस मेथड को आपने फॉलो किया है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, कैसे कैसे आपने उसके ऊपर काम किया है। देन आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो बेस करता होगा डाटा कलेक्शन के ऊपर कि डाटा आपने किस तरह से कलेक्ट किया है, डाटा आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया। ऑनलाइन यूज़ किया है तो ऑनलाइन कहाँ से किया है, अगर आपने ऑफलाइन
जो वेज हैं वो यूज़ किए हैं तो वो कौन से यूज़ किए हैं, उस डाटे की पूरी कलेक्शन अगर आपने मुकम्मल क्वेश्चनर्स की शेप में की है तो फिर क्वेश्चनर्स में जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर क्या क्या आपको रिस्पांस मिला उसको भी आपने इसके अंदर बताना होता है। और उसके बाद नंबर 5 पे जो आता है वो होती है रिसर्च की, आपने जो भी ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है या और उसके बाद रिकमेंडेशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन बेस करता है चैप्टर नंबर 5 पे। इसमें सारी की सारी आपने कंक्लूजन्स, आपके रिजल्ट्स और फाइनली आप जो फ्यूचर के जो आपके रिसर्चर्स हैं उनको जो आप रिकमेंड करेंगे या उस टॉपिक के बारे में आप रिकमेंडेशंस देने जा रहे हैं उस चीज़ का जिक्र होता है इस चैप्टर के अंदर। और एंड पे जो चैप्टर नंबर 6 है वो बेस करता है रेफरेंसेस के ऊपर कि वो तमाम रेफरेंसेस जो आपने ऊपर पूरे थीसिस में यूज़ किए हैं, जितने भी आपने पूरी अपनी रिसर्च वर्क में डिफरेंट दीगर रिसर्चर्स का डाटा यूज़ किया है, उनकी कोटेशंस की फॉर्म में आपने उनको लिखा है, आपने उनको जो है वो लिटरेचर रिव्यू में ऐड किया है, वो सब के सब बातें जो है वो आपने सारे के सारे रेफरेंसेस उसमें ऐड कर देने होते हैं। और एंड पे अगर आप चाहें तो अपेंडिक्स भी लगा सकते हैं। अपेंडिक्स वगैरह में, अपेंडिक्स में ये होता है कि आपकी बेसिकली जो भी आपने कोई टूल यूज़ किया है, जैसे आपने कोई क्वेश्चनर वगैरह बना के आपने यूज़ किया है तो क्वेश्चनर को भी आप अपनी डाटा के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका सैम्पल भी दिखा देता हूं कि जो रिसेंटली मैंने एक काम किया था उसके ऊपर जो मैंने अपना रिसर्च वर्क किया था वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट से ही आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरा भी मैं आपको मज़ीद भी आपको डिटेल वाइज भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से देखना ज़रा इजी है, बार बार स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन पर बेस करता है। फिर इसमें आ जाएगा बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के आपकी स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, आप किस पर्पस के लिए ये काम कर रहे हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे जिनका आपने आंसर लेना है इस रिपोर्ट में। फिर स्कोप ऑफ स्टडी, आपकी जो स्टडी है, जो आपकी रिसर्च है, ये कितने दायरा कार को फोकस करती है। नेक्स्ट वन आता है जी डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपकी स्टडी के ऊपर जो लिमिटेशन वगैरह हैं वो क्या क्या हैं, ये सारी बातें आपने इसमें इंट्रोडक्शन में कर ली हैं। देन आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ की शेप में आप लिख दें कि इस चैप्टर की ओवरऑल समरी क्या है। देन चैप्टर नंबर 2 आता है लिटरेचर रिव्यू का। तो आप अपने टॉपिक को डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स में आप इसको चेंज कर लें। तो अपने टॉपिक को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना तो आपका लिटरेचर रिव्यू बड़ा ही आसान और बड़ा ही बेहतर और हो जाएगा। और आपका जो सुपरवाइज़र है वो भी आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो ये लिटरेचर रिव्यू सारा आ गया। इसमें आपने पूरी अपनी जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लेन करें, डिफरेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम अपने टॉपिक को आप ओपन कर सकते हैं इसमें आपने ओपन करना है। देन इसके बाद आपने इसकी समरी दे देनी है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 की समरी दी, वैसे ही आप एक पैराग्राफ के अंदर, 2 पैराग्राफ के अंदर आप अपने पूरे चैप्टर को समराइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 3 पे आता है रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी में आपने रिसर्च अप्रोच कौन सी यूज़ की है, आपने इन्वेस्टिगेशन किस पर्पस किस तरह से की है, आपने अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या लिया और डाटा कलेक्शन का मेथड आपका क्या था, वो सारी चीज़ें जो आपने रिसर्च मैथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो की हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पर लिख देनी होती हैं। देन अगेन चैप्टर समरी आपकी आ जाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपने यहाँ पर रिसर्च मैथडोलॉजी में आपने डाटा कलेक्ट किया है ना, अब बारी आती है कि उस डाटे को आपने एनालाइज करना है। तो जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस थे उन रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में आपने आपने जो भी स्टडी किया, जो भी आपको आंसर्स मिले, जो भी आपको रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। और फाइनली आपने इसको भी चैप्टर को समराइज़ कर देना है एक पैराग्राफ के अंदर। और चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो आपका होगा कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन का। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, वैसे ही आपने इसको यहाँ पर भी बता देना है। तो जितने भी आपने कंक्लूजन निकाले, जो भी आपका रिकमेंडेशन है और जो भी आपके रिजल्ट्स निकले हैं वो सारे के सारे आपने इस चैप्टर में बता देने हैं। और फाइनली आपने यहाँ पे रेफरेंसेस आपने शो कर देने होते हैं कि आपने बेसिकली ओवरऑल कितने रेफरेंसेस को इस वर्क में यूज़ किया है, कितने आपने इसमें रेफरेंस यूज़ किए हैं, वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। जो अगर आपको रेफरेंसेस भी ऐड नहीं करना आते
तो परेशानी वाली बात नहीं है, इसी मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी सहूलत के लिए लिंक भी रख दूँगा ताकि आप इजीली उसको गेट कर सकें। और ये जैसे इस तरह से रेफरेंसेस आपने सारे के सारे एक्सप्लेन कर देने होते हैं, यहाँ पर बता देने हैं कि हमने कितने रेफरेंस यूज़ किए हैं। जितने ज़्यादा आपके रेफरेंस होंगे उतना ऑथेंटिक आपका काम होगा और हर बंदा आपके काम को प्रेफर करेगा कि यार आपने रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए। तो बस उसके बाद जब आप ये सारे पाँचों के पाँचों काम कर लेंगे ना, उसके बाद स्टार्टिंग में ना चंद एक पेजेस का इजाफा होता है, चंद एक पेजेस का इजाफा होता है जिसमें आप जैसे ये टाइटल पेज आपका आ जाएगा, टाइटल पेज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, आपका ओवरऑल जो एग्जेक्टिव समरी जिसे हम कहते हैं, एग्जेक्टिव समरी हो गया या एब्स्ट्रैक्ट हो गया, वो सारा का सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन आती है कि आपने जो भी काम किया है वो आपका अपना है, इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, कोई काम आपने इधर उधर से नहीं लिया हुआ, सारा काम आपका अपना है, 100% आपका ओरिजिनल वर्क है, वो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन के तौर पर शो कर देना है। देन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें मेरी फलां टीचर ने, फलां सुपरवाइज़र ने आप जो है ना आपकी हेल्प की है, तो आप अपना काम उनको उनके एक्नॉलेजमेंट में लेकर आ रहे हैं। देन आता है टेबल ऑफ कंटेंट, तो इस तरह से करके आप इसको मज़ीद 4-5 पेजेस का शुरू में इजाफा कर सकते हैं, उसके बाद जाके आपका थीसिस जो है वो स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थीसिस लिखना और इसको डिज़ाइन करना, इसके सारे काम को करना आपको आ गया होगा, रिसर्च वर्क कैसे करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी आप जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आपको आइडिया है तो इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बताया होगा कि आप किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमेशा ही की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जाते हुए काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।